अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सिर साहब, पहलगाम इंसिडेंट को लेकर अभी तक तल्खी बरकरार है और उसमें जो अचंभे की बात है या हैरत अंगेज़ बात जो इंडिया में भी देखी जा रही थी, वो आपका वो इंटरव्यू था। पहले दिन से आप हमारे शो में भी, जब मैंने आपसे सवाल किया कि क्या समझते हैं आप इस वाक़े के पीछे कौन है, तो आपने बरमला खुले अंदाज में सरेआम दबंग लफ्ज़ों में ये कहा कि इसके पीछे इंडियन डीप स्टेट का हाथ है। हमारे शो में तो आपने ये कहा, लेकिन द वायर को इंटरव्यू देते हुए आपने इससे भी आगे जाके कुछ ताने बाने मिलाए और माजी से याद दिलाने की कोशिश की भारतीय अवाम को। लेकिन जो वहाँ के नेशनलिस्ट हैं, जिनके सर पर इस वक्त धुंध सवार है या भूत सवार है नेशनलिज्म का, उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी है, उसकी वजह से वो आपके पीछे पड़ गए। ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर एक बैशिंग शुरू हो गई और आपको टारगेट किया जाने लगा। फिर आपने कहा आपको मैसेजेस की भरमार हुई है, जिसके बाद आपने कहा कि कुछ हवाले देखिए, माजी में जाके आर्काइव खंगालिए। तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि आर्काइव तक जाने की जहमत कोई नहीं करता, खोज लगाने की नहीं करता। इल्ज़ाम तराशी इज़ द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू। लेकिन अब भी आज भी जो पहलगाम इंसिडेंट है, उसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खदशात मौजूद हैं। आप पहले दिन से इतने यकीन से कैसे कह गए कि इसमें इंडियन डीप स्टेट का हाथ है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे हिंदुस्तान से दो किस्म की अटैक आ रही है। एक तो जाहिर है हुकूमत के जो दोस्त यार और सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से मेरे ऊपर अटैक आ रही है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, और मैं गलत झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये डीप स्टेट का इसमें हाथ हो सकता है। मगर फिर मेरे दोस्त भी हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनकी तरफ से भी बड़ी हाइपर नेशनलिज्म का इजहार हो रहा है और वो भी कुछ यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बड़ी जल्दी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे इससे बड़ा दुख हुआ कि भाई एक तो बात समझ आती है कि कुछ लोग हैं जो कि डीप स्टेट के साथ ताल्लुक़ है उनका, या एक हाइपर नेशनलिज्म है, माई कंट्री राइट और रॉन्ग, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो पढ़े लिखे लिबरल इंडियन जर्नलिस्ट जो अपने बारे में बड़ी शोहरत है उनकी एज इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी इतनी कोशिश नहीं की कि जो मैंने बात की उसकी तफ्तीश की जाए, और बहुत जल्दी मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी आप गलत कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं कहता रह गया कि तफ्तीश कर ले। जब नहीं हुआ तो फिर मैंने एक नया थोड़ी सी एविडेंस प्रेजेंट की। मैंने ये कहा कि मैडलिन ऑलब्राइट जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं, उन्होंने किताब लिखी थी द माइटी एंड ऑल माइटी। उसके अंदर एक जिक्र आया कि ये चेतिश सिंहपुरा का जो मैसेकर है, उस वक्त बिल क्लिंटन वहाँ थे, और उसकी फॉरवर्ड के अंदर उस किताब में बिल क्लिंटन ने ये लिखा था कि किसी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये मैसेकर किया था और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। ठीक, जब ये किताब छपी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं वहाँ ना जाता तो शायद ये ना होता। दो बातें कही कि एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरा ये कि अगर मैं ना जाता तो ये ना होता। मतलब उसका ये था कि ये इस चीज़ को इसलिए किया था मुझे मुतासर करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बंद करें, पाकिस्तान मत जाएं और पाकिस्तान को सेंसर करें या कोई सैंक्शंस लगाएं उसके ऊपर। तो उन्होंने इसका जिक्र किया। अब मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी, मुझे याद था कि ऐसी बात है, मगर जब मैंने जाके चेक किया तो मुझे नज़र आया कि वो किताब में से वो चीज़ें निकल गई हैं। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि 2006 में जब ये किताब शाया हुई, उस वक्त इंडिया के अंदर इस किताब को विड्रॉ कर लिया गया था। इसका पब्लिशर था हार्पर कॉलिंस। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया की उस वक्त की जो मीडिया, आज़ाद मीडिया, जिसमें आउटलुक मैगज़ीन थी, द हिंदू अखबार था, और इंडियन एक्सप्रेस थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये बात डिस्कस की थी कि ये किताब क्यों विड्रॉ कर ली गई, इसमें क्यों ये तब्दीलियाँ की गई, ये सेंसरशिप क्यों हुई, क्यों ना हुई। तो जब मैंने देखा कि ये तो सारी बात पॉइंट कर रही है कि ये बात का जिक्र आया था कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जो क्लिंटन ने बात की, फिर ये रिमूव क्यों कर दिया गया। तो रिमूव इसीलिए कर दिया गया क्योंकि ये इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर निकले। तो फिर तो मैंने ये बात सारी इंडियन आवाम के आगे रखी, अपने ट्विटर में भी और अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी, मगर फिर भी वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी ट्विटर के ऊपर मुझे गालियां पड़ रही हैं कि जी आपने गलत बात की, ये देखे किताब में तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। और मैं कहता रह गया कि ये किताब वो है जो कि बाद में ठीक करने के बाद जो शाया हुई है, जिससे आप ये दिखा रहे हैं मुझे। जो ओरिजिनल एडिशन थी
जी। उसमें कुछ और लिखा हुआ उस था। तक जाएं। हाँ, मगर वहाँ उस तक जाना कोई नहीं चाह रहा था। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ नहीं हो रही कि ये हकीकत चित्त सिंहपुरा की जाए, क्योंकि मैं उसको लिंक करना चाह रहा था इंडियन डीप स्टेट का हाथ टुडे। आज भी उसी किस्म की, मेरा ख्याल है उसी किस्म की कोई चीज़ हुई है, मगर उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस मिल नहीं रही है अभी, मगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था टू प्रूव कि इस किस्म की चीज़ पहले हुई है जिसकी एविडेंस है जी। और इंडिया के मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसी चीज़ हुई या उसके कोई एविडेंस है। तो मैंने फिर ये एविडेंस पहले मैंने ये प्रेजेंट की, वो किताब के बारे में बताया, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब मेरे पास एक नई एविडेंस है, एविडेंस तो पुरानी है मगर पूरी कहानी देने का मौका आ गया है। मेरा ख्याल है कि आप ऐसे करें कि ये दिखा दें सबको कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया की अपना मीडिया और इंडिया के अपने आर्मी जनरल जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था चित्ती सिंहपुरा का मैसेकर और रिपोर्ट लिखी थी, और उसके बाद वो रिपोर्ट के अंदर क्या उन्होंने लिखा था, तो वो आज मेरा ख्याल है कि वो आप इसको दिखा दें। वो जो इंटरव्यू है जनरल गिल की, जिसके अंदर सारी बात वाजे हो जाएगी कि उस वक्त क्या हुआ था, और मेरा जो पॉइंट है, मौक़िफ़ जो है वो प्रूव हो जाएगा कि इसी किस्म की इंक्वायरी की ज़रूरत है अब भी, जो कि इंडियन हुकूमत शायद करने से खतरा रही है। और पाकिस्तान का ये जो डिमांड है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंडियन मीडिया कहता है हम नहीं इंक्वायरी करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इंक्वायरी करने की, क्योंकि इंक्वायरी तो पाकिस्तान मानता ही नहीं है किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए। उस वक्त भी एक इंक्वायरी हुई थी, इंडियन फ़ौज ने खुद की थी, और उस फ़ौज को हेल्प किया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने। अब बात यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके वो 5 मिनट का क्लिप है जो इंटरव्यू है जनरल गिल की, वो आप दिखा दें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ताल्लुक़ है इस इंटरव्यू का और इसके अंदर जो बात की गई है विद आज के जो सूरत हाल है। ठीक है सिट साहब, बहुत अच्छी आपने तमहीद बांधी इस इंटरव्यू की, और ये इंटरव्यू इस लिहाज से भी अहम है कि उसके ताने बाने आज के वाक़े से भी मिलते हैं, और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो हम दिखाने जा रहे हैं। ये एक इंडियन जर्नल रिटायर्ड KS गिल का इंटरव्यू है उस कत्लेआम के बारे में जो हुआ था चित्ती सिंहपुरा में, और ये इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर 7 साल पहले के आर्काइव्स में मौजूद है और देखा जा सकता है यूट्यूब के ऊपर जाकर। इसके अलावा द हिंदू की दिसंबर 2021 की रिपोर्ट भी हमारे सामने मौजूद है कि इस वाक़े को कितने अरसे तक घसीटने और दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडियन मीडिया आज भी पिक एंड चूज पर आमादा है। तो सुनिए ये इंटरव्यू और फिर इससे जुड़े सवालों के जवाब सेठी साहब से जानेंगे। ਜਿਹੜੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੋਨੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਈ, ਔਰਚਰਡਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਖਰੋਟ ਔਰਚਰਡਸ, ਐਪਲ ਔਰਚਰਡਸ, ਬੜੀ ਰਿਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਕੱਢਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ। ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਸ਼ਡ ਅ ਪਲਾਟ, ਦੋਜ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਦੇ ਹੈਸ਼ਡ ਅ ਪਲਾਟ, ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨਸ, ਸਮ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਦੇਅਰਸ ਹੈਲਪ them। ਸੋ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ? ਆਰਮੀ ਵਾਸ ਗਿਲਟੀ ਦੇਅਰ, ਨਾਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਸ ਬਟ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਸ ਮਿਸਯੂਜ਼। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਆਉਣਾ, ਰਫਲਾਂ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੌਧ, ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, सब कुछ कर लिया। एंड देन वन नाइट दे के आउंदे सी पहला भी चेकिंग के लिए निकल आओ बाहर आओ, सारे आओ, मेल सारे बाहर आ जाओ, वो लाइन अप कर लेते सी। पहले उदा ही करते रहे, फ्रेंडली लाइन अप, उन्होंने कॉन्फिडेंस देता, फिर फैसला किया। अद्धी एक दिन आ गए 10 बजे रात, निकलो बाहर, गुरुद्वारे कोल लाइन अप करे ताकि भज जान पिंड छड़ के। जनरल साहब, इफ आर्मी इन्वॉल्वमेंट वाज देयर ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ? We gave the full report. We said army was involved. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਲਓ, and if you are telling lies, and nothing happened. Farooq Abdullah set up an organization, revolt against Farooq Abdullah's organization. ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ,
शूटिंग करनी पई पुलिस ਨੂੰ थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स देन द गवर्नमेंट डिसाइडेड ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੋ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਅਡਵਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਆਸਕਡ ਬਾਈ ਸਿਗਨਲ by because Clinton kicked up a row. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. The other human rights organization, United Nations, sent, and we sent them the report. क्या होया? They knew. Americans knew. तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੇ? No, only this. They exposed the BJP government, and BJP government wanted to tell Clinton J&K ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan. ਉਦੋਂ ਆਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ when Clinton was helping India you know that ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਜਸਟ ਵਿਕਟਮਸ ਜਾਂ ਵੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਲਸ ਫਰੂਕ ਟੈਲਸ ਡੀਜੀਪੀ ਜਦ 4 ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਹੈਂਡਲਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਸ ਆਲਵੇਸ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੈਨ ਖੁੰਦਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨਿਮਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था ये वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके जाके मारते कि मारते जी वो करने वाले जो इल्त करने वाले मारते अब आप देखें कितना होशरुबा चश्मकुशा इंटरव्यू और वहीं से है लेकिन आशा इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये बात बाहर निकले और ये बात सामने आ जाए ताकि अब आपको मैं बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस केस चला जी आर्मी की इंक्वायरी हुई और ये गिल साहब उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हिस्सेदार हैं और ये प्रूव किया गया कि ये जो 5 इनोसेंट लोगों को पकड़ के ले गए और फिर मार दिया इन अ फेक पुलिस इनकाउंटर और कहा ये पाकिस्तान से आए थे और इन्होंने ये सब कुछ किया था। वो केस चला वो उसके अंदर आर्मी तो नहीं चाहती थी कि केस चले मगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई उस वक्त की उन्होंने कहा कि हम इसको चेक करेंगे उन्होंने केस चलाने की कोशिश की केस चलता रहा नीचे से ऊपर आया सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ़ौज अगर चाहे तो इसको खुद कर ले नहीं तो ये ट्रायल कोर्ट में भेज दे फ़ौज ने इंडियन फ़ौज ने ये कहा हम खुद करेंगे उनको मौका मिल गया अदालत ने दे दिया उनको उन्होंने फिर जनाब 7 साल के बाद ये अनाउंस किया कि जी हमने पूरी इंक्वायरी की है और ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किया था वो जिन लोगों ने जाके फेक एनकाउंटर किया था उन 5 या 7 लोग थे उनको फिर इंडियन आर्मी ने एक्विट कर दिया मगर इसके ऊपर कभी डिनाइल नहीं हुई कि फेक एनकाउंटर हुआ वो मारे गए और ये जो सारा इंसिडेंट था ये करवाया गया था और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना था इसलिए इसीलिए मैं कह रहा था कि क्लिंटन ने जब ये उसके सामने ये हुआ वो बेवकूफ़ नहीं था वो जब ये उसने ये फॉरवर्ड जब लिखा तो उस वक्त कुछ अरसा गुजर चुका था ये 2000 में हुआ कि वो किताब तो 2006 में शाया हुई तो उसके अंदर फिर क्लिंटन ने ये बात जिक्र कर दिया कि जी मेरी वजह से इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहा था कि अगर मैं ना जाता तो ये मारे ना जाते और क्योंकि इनको मारना था शो कि ये पाकिस्तान से लोग आए उन्होंने मारा है तो वो ही वाज फीलिंग गिल्टी तो इसलिए फिर उसने लिख दिया कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट उसने एक्चुअली काफ़ी सख्त लफ्ज़ और भी लिखे थे वो भी काट दिए गए काफ़ी उसने सख्ती की मगर आज इंडिया में हमारे लिबरल जर्नलिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है बाकी तो ठीक है नहीं बात मगर कि यहाँ ये सूरत हाल थी उस वक्त कोई किसी ने इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहता मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ें होती हैं इंडिया में भी होती हैं अमेरिका में भी होती हैं डीप स्टेट्स करती हैं इसीलिए ये नोशन कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स फ्लैग बनाया गया है कि एक इंसिडेंट किया जाता है फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हालांकि वो खुद ही करवाया जाता है डीप स्टेट्स ये करती हैं। मैं आपको ये बताऊं जो इल्ज़ाम सबसे बड़ा इल्ज़ाम तारीख़ का सबसे बड़ा इल्ज़ाम 9/11 है
जी 9/11 के ऊपर जो कंस्पिरेसी थेरीज हैं और बहुत सी एविडेंस है इंटरनेट के ऊपर कि ये भी अमेरिकन डीप स्टेट ने और इजराइलीज ने मिलकर करवाया था कि ताकि इतना बड़ा कोई हादसा हो 9/11 का, उसके इतने लोग मारे जाएं और उसके बाद फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को इतनी पूरा पावर मिल जाए टू वेज वॉर। और उन्होंने किया क्या, आपने देखे ना उसके नतीजे में वो इंसिडेंट 9/11 हुआ तो उसके नतीजे में क्या कुछ नहीं किया अमेरिकनों ने।